हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है मनी एंड बैंकिंग का आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ने से पहले जो है हमें सप्लाई ऑफ मनी जो है क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ सप्लाई ऑफ मनी? टोटल स्टॉक ऑफ मनी including currency notes, coins and demand deposits of banks in circulation are held by the public at a given point of time। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास जो भी करेंसी होती है, चाहे वो नोट हो या कॉइन्स हो या फिर बैंक में रखा हुआ डिपॉजिट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री एज दे आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि मनी तो जो है पब्लिक के पास भी होती है और गवर्नमेंट के पास भी होती है और बैंक्स के पास भी होती है, लेकिन जब सप्लाई ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमको पब्लिक के पास जो मनी है उसी के बारे में बात करनी है। सप्लाई ऑफ मनी में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद आता है, इसको डिफाइन करने के लिए आरबीआई ने 4 मेजर्स जो है अपनाए हैं, 4 तरीके निकाले हैं कि मनी सप्लाई जो है वो किस किस तरह से एलाबरेट किया जा सकता है। These 4 alternative measures of money supply are labeled M1, M2, M3 and M4। ठीक है, 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। The RBI will collect data and calculate and publish figures of all 4 measures। Let us take look how they are calculated। तो इन चारों मेजर्स को यूज़ करती है कि M1 जो है, M1 से कितना जो है मनी सर्कुलेट होता है, कौन कौन से उसमें ऐड किए जाते हैं, M2 में कितना होता है, उसके बाद जो है फिर वो डेटा अपना पब्लिश करती है। फर्स्ट है हमारा M1, जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं। M1 includes all the currency notes being held by the public on any given day। It also includes all the demand deposits with all the banks in the country, both saving as well as current account deposits। It also includes all the other deposits of banks kept with the RBI। So M1 is equal to CC plus DD plus other deposit। तो ये क्या होता है? ये है इसका फॉर्मूला। तो M1 में जो है क्या क्या यूज होता है? पहला जो है CC। व्हाट इज CC? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं? CC। ठीक है, मतलब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो कि पब्लिक के पास होता है, लेकिन इसमें हम कमर्शियल बैंक का जो कैश इन हैंड होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है DD। व्हाट इज DD? डिमांड डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट जो DD जमा होता है लोगों का बैंकों में, जब भी वो डिमांड करते हैं उनको उनका डिपॉजिट वापस मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। इसके अलावा जो कुछ और डिपॉजिट्स होते हैं अलग अलग तरह के बैंक्स में, उनको कहा जाता है अदर डिपॉजिट। तो M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है? CC करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, DD डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला। फिर दूसरा है M2। M2 भी एक नैरो मनी है, तो इसमें भी जो है क्या क्या इंक्लूड होता है? M2 ऑल्सो नैरो मनी इंक्लूड्स ऑल द इंक्लूजन ऑफ M1 and additionally also includes the saving deposits of post office bank। So M2 is equal to M1 plus saving deposits of post office savings। ठीक है, तो ये M2 हो गया। M2 में थोड़ा सा जो है चेंज है। M2 में क्या क्या इंक्लूड होता है? M1, तो M1 हमने देखा, M1 में क्या क्या आता था? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स,
डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा, M1 तो आएगा ही, साथ में सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस में भी लोग जैसे बैंकों में अपने पैसे सेव करते हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी लोग अपनी डिपॉजिट्स करते हैं, मतलब अपनी अपनी जो भी उनको सेविंग्स करनी होती है पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करते हैं। तो इसमें M1 में क्या जुड़ जाएगा, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा M2। फिर आता है हमारा M3। M3 क्या है, ये ब्रॉड मनी है, ठीक है। M3 कंसिस्ट ऑफ ऑल करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, ऑल डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, deposit all the banks with RBI and the net time deposits of all banks in the country. So M3 is M1 plus time deposits of bank, ठीक है। M3 क्या होता है, M1 इसमें M1 इंक्लूड होता है, M1 हमने सबसे पहले ही देखा था, और इसमें साथ में जो है इंक्लूड होता है टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट मतलब जो लोगों का जो FD वगैरह होता है ना, उसी को कहते हैं टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। जब फिक्स टाइम के लिए कोई डिपॉजिट कर देते हैं उसी को कहते हैं। तो टाइम डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट्स। तो इसमें जितने भी लोगों के FDs होते हैं, FD तो आपने सुना होगा मम्मी पापा के मुंह से भी कभी कभी कि हाँ हम इनकी इतनी FD थी, उसको FD तोड़वाया, ये मतलब जो एक फिक्स्ड अमाउंट, बड़ी अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर दी जाती है, मतलब फिर उसमें से आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो गई, ब्रॉड मनी, ठीक। तो इसमें M3 में हम इंक्लूड करते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा लास्ट जो है वो M4। तो M4 इज द वाइडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई दैट RBI यूजेस। तो M4 जो है ऐसे टाइप की मनी सप्लाई है जो सबसे वाइड है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इसमें इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ M3 and also includes the saving of post office banks of the country. It is the least liquid measures of all of them. तो ये क्या है, ये सबसे वाइडेस्ट मानी जाती है M4। क्या है M4 में M3 इंक्लूडेड होता है। तो M3 हमने देखा, M3 किससे बनता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो इसमें इतना इंक्लूड हो गया। तो M3 को हम इसमें जोड़ेंगे, साथ में M2 में हमने देखा था सेविंग डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो थे उनको भी इंक्लूड किया था। तो M4 जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर कैटेगरी में है, मतलब अब इसमें कोई भी, इसके आगे कोई भी मनी का रिजर्व या मनी का स्टॉक लोगों के पास नहीं है। इतनी मतलब एरिया में ही, इतने में ही लोगों का मनी जो है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। या तो वो उनके पास कैश होगा, या तो वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, डिमांड डिपॉजिट करेंगे, या फिर वो फिक्स डिपॉजिट करेंगे, या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग करेंगे। इससे ज़्यादा मनी और कहीं पे जो है वो सर्कुलेट नहीं होता है। इन M1, M2, M3 और M4 तक ही वो सीमित है, क्लियर। तो ये था हमारा मनी सप्लाई ऑफ मनी और उसके मेजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पास जो भी बुक्स हों उसमें से देखिए और समझने की कोशिश करिए। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो इसको जो है फिर एक दिन समझा देंगे, या फिर आपको जिस पॉइंट में डिफ़िकल्टी है तो वो आप जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।